क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। भैया एग्जाम आके सर पे खड़े हो गए हैं और हमारी तैयारी सर मुकम्मल नहीं है। तो इस तैयारी को मुकम्मल करने के लिए, आपकी प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए हम वन शॉट सीरीज लेकर आपके पास हाजिर हैं, जिसके पहले 2 लेक्चर आपने अच्छे से देख लिए हैं। और अगर नहीं देखे तो एक बार जाके प्लीज उन लेक्चर्स को देखिए, ताकि आप कंप्लीटली अपने जेके बोस के फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं। और आज हम इस सीरीज का तीसरा चैप्टर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। So again, welcome back to this amazing platform. I am here, Tahir sir, for this particular session. कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे वो इंपॉर्टेंट बातें, बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी चीजें आपके जेके बोस एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे डिस्कशंस आज के इस चैप्टर में होने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, इस चैप्टर के नोट्स हमें कहां मिलेंगे? तो भैया नोट्स मिलेंगे आपको पीडब्ल्यू की ऐप के अंदर। आपको पीडब्ल्यू ऐप में जाना है, वहां पे जेके बोस क्लास 10th फ्री बैच सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके पास एक बैच आ जाएगा। उसमें जैसे ही आप इनरोल हो जाते हैं तो आपको वहां हर एक वन शॉट के लेक्चर और अकॉर्डिंगली लेक्चर के नोट्स भी बेटा अच्छे से मिल जाएंगे। समझ गए बात? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत सिंपल सा चैप्टर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सर, बहुत बेसिक बात, क्या क्या टॉपिक्स आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद ग्राफिकल मेथड एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्हीं मेथड्स के ऊपर। समझ गए आप बात को? बहुत आसान रहने वाली है ये सारी कहानी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। सर, इस लीनियर इक्वेशन की शुरुआत होती है क्लास 8 से, जहां हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा। अब जब तुम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करोगे तो जनरली सर आपके पास इस तरह का कोई इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, 2x + 3 = 5। अरे सर, इसको लीनियर क्यों बोला? मैंने कहा लीनियर इसलिए बोला क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर, बेटा, इसके वेरिएबल का पावर जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1। इस बात से इसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोला। लास्ट क्लास में ये सारी बातें हम कर चुके थे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसी लीनियर पॉलिनोमियल को अगर मैं इक्वल टू के साइन से किसी चीज के साथ इक्वेट कर रहा हूं तो ये लीनियर इक्वेशन बन के आ रही है। अरे सर, लीनियर इक्वेशन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है, सॉरी, वो 1 है। समझ गए बात बेटा? हाईएस्ट पावर इज 1, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग द सेम एज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझ गए आप? बात मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, अगर ये बात आपको अच्छे से अब दिमाग में क्लियर हो चुकी है, अब सर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो ax + b = 0। ठीक है बेटा, इसमें आपके a और b बेटा क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ये बात आपको पता है। ठीक है, a और b आपके पास रियल नंबर्स होंगे। बहुत सिंपल सी कहानी। लेकिन सर जब हम क्लास 9th में पहुंचे तो क्लास 9th के अंदर जैसे ही हम पहुंचे तो हमने पढ़ा सर, लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा ही, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा। सर उसमें क्या था? मैंने कहा एक इक्वेशन तुम्हारा x था, दूसरा y था, x + y = 10। ये तुम्हारा एक इक्वेशन था। अरे जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की मैंने बात की, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात की, तब मुझे पता था कि x का एक पर्टिकुलर ऐसा ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें बेटा ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि x का सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा अगर मान के चलो, मैंने कह लिया x + 5 = 12। ठीक है बेटा, तो x की जगह तुम 7 लगा सकते हो, 7 + 5 से इसको 12 बना सकते हो। ठीक है, तो 7 एक यूनिक वैल्यू है, अकेला ही वैल्यू है जो आपकी इस इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करने वाला है। लेकिन
जब तुम बात करोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ गई। सर x का कोई वैल्यू ले लो, उसके रेस्पेक्ट में तुम्हें y के वैल्यूज मिलते रहेंगे। मैंने कहा लेट्स से x इज y, यू विल गेट y इज इक्वल टू 9, तो आंसर 10 आ जाएगा। यू टुक x 2, तो y आपका 8 आ जाएगा, तब भी ये इक्वेशन हो गई। मैंने कहा x को 3 ले लो, y को 7 ले लो, तब भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। यहां से एक बात पता चल रही है, अगर लीनियर इक्वेशन बेटा दो वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है बेटा, दो वेरिएबल्स के अंदर है, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, तो बेटा लीनियर इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है बेटा। अगर लीनियर इक्वेशन आपकी दो वेरिएबल्स में है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल देयर। ये दो बातें क्लियर हो गई। जब ये दो बातें क्लियर हुई, तो हम पहुंचे क्लास 10th के अंदर, ठीक है बेटा। क्लास 10th के अंदर हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ा बेटा? पेयर, मतलब दो इक्वेशंस होंगी, ऑब्वियसली है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो इक्वेशंस होने हैं। अरे सर एक बात क्लियरली याद रख लो, मैंने कहा अगर पेयर है तो तुम्हारे पास दो पेयर्स बन के आएंगी। तो इसका एक जनरल फॉर्म बेटा हमने मान लिया कि इसका जनरल फॉर्म क्या हो सकता है। जनरल फॉर्म ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन अगर होगा तो दैट इज a2x b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपको पता है कि ये पेयर बन के आ गया। पेयर मींस सर इसमें दो इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, जहां पे x का पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट आपका a1 कहलाएगा, इस तरह से पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट आपका b1 कहलाएगा, इस तरह से c कांस्टेंट टर्म को आप c1 बोलेंगे, इस तरह से दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c जो है हमारे पास c2 एज कांस्टेंट टर्म काम करेगी। अब सर यहां पे आप बताइए कि जब मैं बात करूंगा सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस की, अगर मैं इस इंडिविजुअल एक इक्वेशन की बात करता हूं, मतलब सिंगल इक्वेशन की, सिर्फ इसकी बात करता हूं, तो इसका तो आपको पता है सर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर मैं अकेली इक्वेशन की बात करता हूं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड सेम इज द केस हियर विद द सेकंड इक्वेशन। अब जब हम क्लास 10th की बात करते हैं तो हम इन दो पार्टिकुलर इक्वेशंस का एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब एक ऐसा वैल्यू x और y का जो आपकी दोनों इक्वेशंस को बेटा सेटिस्फाई करेगा। अरे बात समझ आ रही है कि नहीं? सर हमें 9th में बोला जाता है लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन सर क्लास 10th में बोला जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कभी यूनिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कभी सर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कभी बहुत सारे सॉल्यूशंस कॉमन होंगे। तो मैंने कहा इसमें टीचर एक बात डेफिनेटली मिस करते हैं जो आपको नहीं बोलते, वो ये बात है कि इन दो इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन, समझ रहे हो बात को? ठीक है बेटा, इंडिविजुअली इसका भी सॉल्यूशन है, इंडिविजुअली इसका भी सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, बट दो का कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, वो सॉल्यूशन ढूंढने की बात की जा रही है। तो इस सिचुएशन में जब आप इन दो इक्वेशंस का बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ, अरे सर सॉल्यूशन बोले तो हमने कहा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा x और y के, ठीक है बेटा, x और y के ऐसे वैल्यूज जो आपकी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, समझ गए, जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सिंपल भाषा जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या बोला मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है बेटा, x को मैंने 1 ले लिया, y को 9 ले लिया, तो ये 1,9 आई विल से कि दिस 1,9 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्टिकुलर इक्वेशन, यानी कि पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू 9 का एक ऐसा वैल्यू है जो आपकी इक्वेशन को 10 के बराबर प्रूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर रहा है, या आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
ऐसी सॉल्यूशन जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ऐसे वैल्यूज को बेटा हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, जब यही बात आपके पास दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में पूछी गई तो आपने कहा इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जब एक सिंगल लीनियर इक्वेशन थी वन वेरिएबल में, तो तब एक सॉल्यूशन था। अरे सर, अगर पेयर की बात की जाए, अगर पेयर की बात की जाए तो देखो, जब भी इसकी हम सॉल्यूशन निकालने जाते हैं, ठीक है बेटा, जब भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1। सर ये पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद बेटा दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस ऑफ b2 एंड y प्लस ऑफ c2। ये दो इक्वेशंस बन गई। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस पार्ट इज इक्वेशन 2। समझ गए बात? मैंने क्या कहा, इन दो पार्टिकुलर इक्वेशंस के आपने क्या काम करना है, वैल्यूज लेने हैं x और y के, और आप इसका ग्राफ जैसे ही प्लॉट करोगे तो सर अगर दो इक्वेशंस होंगी तो दो लाइंस बनेगी, डेफिनेटली बात है। दो इक्वेशंस होंगी तो दो लाइंस तो बनेगी ही। ठीक है, हमने कहा ग्राफिकल में ऐसा सिचुएशन देखा गया कि अगर इन इक्वेशंस का कभी कभार ग्राफ एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ, दूसरी बार देखा गया कि इन इक्वेशंस का ग्राफ इस तरह से चला कि कभी कहीं इंटरसेक्ट ना हुआ, और ऐसा भी देखा गया कि इस इक्वेशन में एक बार ग्राफ दूसरे इक्वेशन के ग्राफ के सीधा कोइंसाइड हो गया। ठीक है बेटा, सीधा कोइंसाइड हो गया। मतलब सर एक इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन से ट्रेवल करके गया, दूसरी इक्वेशन का लाइन भी सेम यही लाइन थी। इस पार्ट को हमने बोला कोइंसाइडिंग ग्राफ। क्या बोला बेटा? कोइंसाइडिंग ग्राफ। और बेटा इस वाले को जहां लाइन मैच नहीं हुई, वी कॉल्ड इट एज पैरेलल ग्राफ। ठीक है बेटा, इसको हमने पैरेलल कह दिया, और बेटा इस वाले पार्ट को हमने इंटरसेक्टिंग कह दिया। समझ गए बात? अब एक चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आपके पास ऐसा विजुअलाइज किया गया कि अगर पहली इक्वेशन के x का रेशियो जिसे हम a1 कहते हैं, दूसरी इक्वेशन के x का रेशियो जिसे बेटा हम a2 कहते हैं, ठीक है, इस तरह से y के रेशियोज जिन्हें हम b1 और c1 कहते हैं, ठीक है बेटा, b1 और b2, और इस तरह से c1 और c2, अगर इनको कंपेयर किया जाए रेशियोज को तो इससे भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है। जैसे अगर बेटा किसी भी इक्वेशन के अंदर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये वाला जो पार्टिकुलर, इसमें तीसरा देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस इतना तुम्हें आ गया तो आप समझ लेना कि आपका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। क्या बात बोले सर? जब एक सॉल्यूशन कॉमन होगी तो एक लाइन इधर से आएगी, एक लाइन इधर से आएगी, एक कॉमन पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन देखी गई कि अगर बेटा a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2 के, तो जो ग्राफ बन के आएगा बेटा वो पैरेलल वाला ग्राफ होगा। ठीक है, इस पे एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब तीसरी कंडीशन ऐसी देखी गई, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तो ये ग्राफ जो था ये एक्चुअली एक ही इक्वेशन होती है, एक ही इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है बेटा, एक ही इक्वेशन है, ये डिफरेंट इक्वेशंस नहीं होती। आपको एग्जांपल्स आगे देखने को मिलेंगी। a1 अपान a2 अगर बराबर आएगा b1 अपान b2 के और बराबर आएगा c1 अपान c2 के, तो आपके पास ये जो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है ये सेम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तीन कंडीशंस पे आपका एक पार्ट का एमसीक्यू जो है बेटा बनता है। अब उसके बाद आती है बेटा, ये बात हो गई। अब मैंने कहा तीन चीजें आपने याद, या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। अब सर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है? मैंने कहा अगर ग्राफ कहीं तुम्हारा इंटरसेक्टिंग आ रहा है, इट मीन्स दैट इन दो इक्वेशंस का एक ही ऐसा कॉमन सॉल्यूशन है। इसको हम बोलेंगे वन कॉमन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मत बोला करो, वन कॉमन सॉल्यूशन बोला करो। ठीक है बेटा, वन कॉमन सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, एंड दैट वी नो एज यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए बात?
अब दूसरी बात थी सर, ये इक्वेशन इधर आई, पैरेलल ग्राफ बना रही थी, पैरेलल ग्राफ बना रही थी और आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हुई, तो आप बोलोगे सर इन दो इक्वेशंस में नो कॉमन सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा हम? नो कॉमन सॉल्यूशन। अरे नो सॉल्यूशन बोलना सही नहीं है, ठीक है बेटा। नो कॉमन सॉल्यूशन इज द एग्जैक्ट अप्रोच। समझ गए बात? नो कॉमन सॉल्यूशन बोले तो दो इक्वेशंस का ऐसा कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तभी ये आपस में कहीं किसी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। मैंने कहा तीसरा कंडीशन, एक लाइन भी ऐसे ही आई और दूसरी लाइन भी ऐसे ही आई, ठीक है बेटा, दूसरी लाइन भी ऐसे ही आई, तो इसको हम कोइंसाइडिंग ग्राफ बोलते हैं बेटा। ये दो यहां आपस में पैरेलल है, तो इस केस में आपने देखा इनफाइनाइटली मैनी कॉमन सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। यानी कि बहुत सारी कॉमन सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस की आपको देखने को मिलेंगी बेटा। ये तो एक ही इक्वेशन है, ये तो एक ही इक्वेशन होती है, समझ गए? ये अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इस पे क्वेश्चन आता है। वैल्यूज को, रेशियोज को डिफाइन करना है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 याद होने चाहिए, अच्छे से क्लियर तरीके से याद होने चाहिए। एमसीक्यू आपका बेटा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनता है, मेरी जान, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब इसके बाद बारी आती है एमसीक्यू पार्ट में, सर कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है। वन शॉट में तो डिटेल में नहीं जा सकते, फिलहाल एक ट्रिक बना देता हूं आपके लिए। मैंने कहा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है बेटा, कंसिस्टेंट इफ इट हैज सॉल्यूशन। सिंपल याद रखना, इफ इट हैज सॉल्यूशन। अगर इसका एक सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है, सिंपल याद रखोगे, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, दैट इज इट, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, अगर सॉल्यूशन सर हमारे पास दो केस आए, इफ इट हैज कॉमन सॉल्यूशंस, या आप ऐसा सिस्टम मान सकते हो, इट हैज कॉमन सॉल्यूशंस। मैंने कहा सर यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन हुई, तब भी अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है इक्वेशंस की कॉमन, तो तब भी बोलेंगे सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अगर आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए बेटा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ गए, तो तब भी आप सिस्टम को क्या बोलेंगे बेटा? सिस्टम को बोलेंगे सर कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब सर ऐसा सिचुएशन आ गया, अब सर ऐसा सिचुएशन आ गया कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। ओ इधर 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 गुम नहीं हो जाना है, ठीक है, बहुत आसान है, तुम्हारी कसम। हाँ, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तब भी कंसिस्टेंट। अब सर एक ही केस ऐसा बचा जब नो सॉल्यूशन है, जब दो इक्वेशंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, उसी समय हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सिर्फ क्या बोलेंगे बेटा? इनकंसिस्टेंट। समझ गए बात? ठीक है बेटा, ये तीन चीजें याद रखिए, क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्विकली रिवाइज करेंगे। ग्राफ या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो पैरेलल होगा, या तो कोइंसिडेंट होगा। इंटरसेक्टिंग होगा तो सर अपना A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। अरे सर जब कोइंसिडेंट ग्राफ होगा तो सारे वैल्यूज बराबर हो जाएंगे। अरे सर जब पैरेलल वाली कंडीशन है तो पहले दो बराबर, लास्ट के दो अनइक्वल हो जाएंगे। समझ गए बात? हमने क्या कहा सर, इसके हिसाब से कंसिस्टेंट जिसका सॉल्यूशन है, भले सॉल्यूशन एक है या इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपकी कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। यहीं से तेरा एमसीक्यू आएगा, अभी से गारंटी से कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, इसी पे इक्वेशन बन के आएगी। कॉन्सेप्ट तुझे याद है तो इजीली सिस्टम को कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, मनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस कर सकता है। अब बात आती है सर दो इक्वेशंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करें, दो इक्वेशंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करें। ध्यान रखिएगा, एक बार मैंने कहा सर एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ऐसे x और y के वैल्यूज जो आपको 5 देते हो, तो सर आपने कहा इसको अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखो, मैं यहां एक बॉक्स बना लेता हूं जिससे तुम्हें आसान हो जाए इस बात को समझना। x और y, x1 तो y4 आ जाएगा, x2 तो y3 आ जाएगा, x3 तो y2 आ जाएगा। ये सॉल्यूशंस हो गए। मैंने कहा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 के सॉल्यूशंस निकाल, तो x माइनस वाई के सॉल्यूशंस अगर हम निकाले, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, x को बेटा अगर मैंने 5 ले लिया, x को मैंने 5 ले लिया, तो 5 में से क्या माइनस करेगा कि 1 आएगा? सर 5 में से 4 माइनस करेंगे तभी 1 आएगा। मैंने कहा x को मैंने 4 ले लिया,
तो 4 में से क्या माइनस करेगा कि 1 आएगा? 4 में से सर 3 माइनस करेंगे तो 4, 3। सर x को अगर मैंने बेटा 2 ले लिया तो 2 से क्या माइनस करेगा कि 1 आएगा? तो मतलब ये सारी बातें, ये जो वैल्यूज आपके पास x और y के मैंने निकाले, ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सर क्विकली इसका एक ग्राफ जो है बेटा प्लॉट करते हैं, एक रफ ग्राफ में प्लॉट करता हूं। मैंने कहा बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे माइनस का कोई वैल्यू नहीं है तो लेने की जरूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, माइनस वैल्यू भी होते हैं, ठीक है बेटा। ये बात समझ गए। सर पहले में x का वैल्यू 1, 4 है, तो x पे 1 और यहां से 4 के सीध में आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है बेटा। x is 2, 3, x is 2, 3, x is 2, 3, तो यहां पे आपने एक चीज मार्क कर दी। अब उसके बाद x is 3, 2, x पे 3, y पे 2, तो सर आपने यहां मार्क कर दिया। इन 3 पॉइंट्स को तू अपनी लाइन समझ के ज्वाइन कर ले। हो गया सर, बात खत्म, ठीक है बेटा, बात खत्म हो गई। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि ये जो आपके पास सिचुएशंस आ रही है, ये जो आपके पास सिचुएशंस आ रही है, अब दूसरी इक्वेशन दो, x5 y4, x5 y4, देखो x y है, 5 4 है, तो हम यहां पे सीधा 5 की सीध में चलेंगे, यहां से 4 के सीध में, तो लगभग यहां पे पॉइंट अपना आना चाहिए। 4, 3 सर, मैंने कहा अच्छा 4, 3 की अगर तुम बात करते हो तो 4, 3 तो बेटा यहां कहीं आएगा। 4, 3 समवेयर हियर, ठीक है बेटा। अब तुमने देखा 2, 1, x is 2 एंड y is 1, तो सर यहां कहीं आ रहा है। अरे सर अब इस लाइन को ज्वाइन करिए, अब इस लाइन को बेटा ज्वाइन करिए। तो मैंने इस लाइन को मेरी जान ज्वाइन कर लिया, तो ये इस तरह से होते हुए आ गई। तो यहां पे अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ध्यान रखिएगा, तो ये लाइन कहां पे मैच हो गई बेटा? 3, 2 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3, 2 जो वैल्यू है, 3, 2 जो वैल्यू है, इन दो इक्वेशंस का एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों इक्वेशंस को बेटा सेटिस्फाई करेगा। अरे ध्यान रख, क्या सर 3, अगर मैं यहां x को 3 ले लूं, अगर x को 3 ले लूं, क्या मैं x को 3 ले लूं तो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? x में से क्या माइनस करें? मैंने कहा 2 माइनस करो। देखो 3, 2 यहां पे भी है, 3, 2 यहां पे भी है। ये मुझे ग्राफ ने बताया कि इन दो इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है 3, 2। इट मींस दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी बेटा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और कॉमन सॉल्यूशंस बेटा आपको ग्राफ खुद से बता देगा। जैसे मेरे ग्राफ ने मुझे बताया कि तुम्हारा 3, 2 जो था इज ए कॉमन सॉल्यूशन, तो यहां से आपको भी सेम इसी तरीके से ग्राफ को बेटा एग्जाम में प्लॉट करना, ठीक है। ग्राफ वाली एक्सरसाइज से जनरली एमसीक्यू आता है, क्योंकि आपकी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन आता है, तो जनरली अभी देखा गया है पिछले 3-4 साल में ग्राफ वाले पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो मैंने बता दिया, हो सकता है आ ही जाए। चलिए सर, उसके बाद आती है आपके पास इस इक्वेशन यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक और प्रोसेस, एक और तरीका जिसे हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अरे बहुत सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन ले लो तो बात समझ में आ जाएगी। सर इक्वेशन है x + 2y = 10, मैंने कहा बिल्कुल x + 2y = 10, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन मेरी जान 3x - ½ y = 5, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस है हमने पास। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जो छोटी इक्वेशन हो या आपको आसान लगे उसी में से वैल्यू उठा लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप सेकंड भी ले सकते थे, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या करना है? मैंने कहा पहला इक्वेशन है x + 2y = 10। आप क्या करेंगे? यू विल टेक x = 10 - ½ 2y, ठीक है बेटा। आपने x का वैल्यू जो है बेटा वो निकाल लिया। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 3। आप इस इक्वेशन से y का वैल्यू भी निकाल सकते थे। क्या किया मैंने? पहली इक्वेशन उठाई, x + 2y = 10, 10 को ऑलरेडी इधर है, 2y को ट्रांसफर किया, आई गॉट सम वैल्यू फॉर x। नाउ सेम जो वैल्यू ऑफ x है, नाउ पुटिंग, या जिसे आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, value of x n, value of x n what? value of x n किस वाले में? एक से निकाला, दूसरे में पुट कर दो इन सेकंड।
वी गेट, इन सेकंड वी गेट, ठीक है बेटा, इन सेकंड वी गेट। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी जान, दैट इज 3x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू 5। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। सर x का वैल्यू 10 माइनस 2y है, तो 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह 10 माइनस ऑफ 2y एंड माइनस ऑफ 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 5। समझ गए बेटा बात। 3 10s आर 30 माइनस ऑफ 3 2s आर 6y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 5। समझ गए बात क्या किया, इस 3 को 10 से मल्टीप्लाई 30, 3 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 6, तो यहां पे माइनस y तो अपना है ही इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान। माइनस 6 और माइनस y, देखिए माइनस ऑफ 7y, 6y और 1y, 6y और 1y, आपके पास 6y, दूसरे के पास 1y, 6 और 1 7y हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। ये 30 उस तरफ जाएगा बेटा, 30 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 35। ठीक है बेटा, माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ 30, माइनस ऑफ 30। यहां पे आपके पास क्या था सर 5, यहां 3 10s आर सर 30 हुआ था, तो जैसे ये 30 उस तरफ जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 30 यहां पे प्लस है, उस तरफ जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ 30। समझ गए बात। सो सर माइनस ऑफ 7y इज नथिंग बट, यहां पे 5 था, माइनस ऑफ 30 हो जाएगा, यू विल गेट माइनस ऑफ 25। तो आपके y का वैल्यू निकल के आया सर, y यू गॉट इट इक्वल टू 25/7। समझ गए बात को, 25/7। अरे बात क्लियर हो गई, ये आपके y का वैल्यू निकल के आ गया। अब जब तुम्हें y का वैल्यू पता चल चुका है, तो सेम y का वैल्यू आप यहां पे पुट करेंगे, आपके पास x का वैल्यू आएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन किसमें डालेंगे हम सर, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y में। क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2y में। ठीक है बेटा, आपके पास x का वैल्यू 10 माइनस 2 इंटू वाई की जगह सर 25/7। समझ गए बात। अब सर x का वैल्यू बोले तो 10 माइनस 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 50, तो ये आ जाएगा 50/7। अब x का वैल्यू सर 7 10s आर 70 माइनस ऑफ 50 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 7, तो आंसर आएगा आपके पास x इक्वल्स टू 70 माइनस 50 इज 20, 20/7 आपके x का वैल्यू आएगा। जरा सर एग्जाम में हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हमें अब चेक करना है कि क्या मैंने क्वेश्चन सही किया। सेम ऐसे जैसे मैं करते हुए आ रहा था, तो आपको भी सेम इसी तरीके से इस चीज को वेरीफाई करते हुए आगे जो है बेटा बढ़ना है। अपने पास क्या था, हमने क्या कहा सर, आपके पास x प्लस 2y का वैल्यू 10 के बराबर आना चाहिए। x प्लस 2y का वैल्यू बेटा 10 के बराबर आना चाहिए। एक इक्वेशन में दिखा रहा हूं, x का वैल्यू कितना निकला सर 20/7, प्लस ऑफ 2 इंटू वाई का वैल्यू सर 25/7। समझ गए बेटा बात, 25/7 वाई का वैल्यू है, तो सर 20/7 प्लस ऑफ 50/7 आंसर आना चाहिए सर 10 के बराबर। देखो बेस सेम, इनको ऐड कर सकते हैं, तो यू विल गेट 70/7 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 10s आर 70, 10 इक्वल्स टू 10। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे वैल्यूज बेटा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप दूसरी इक्वेशन में भी चेक करेंगे, तो यहां पे भी 3x का वैल्यू 20/7 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 60/7 यहां हो जाएगा, यहां 50/7 हो जाएगा। ठीक है, 60/7 और यहां 50/7 हो जाएगा। अब देखिए यहां 3 को जैसे ही मैं 3 की जगह भी अगर मैं 20/7 लिखूं, तो ये हो जाएगा 3 20s आर 60/7। ठीक है, माइनस आपके पास y का वैल्यू कितना है बेटा, y तो निकला सर अपना 25/7। 25 कहां पे था 25/7, अरे आगे था 25/7, तो y का वैल्यू अपने पास कितना है 25/7। एक बार चेक कर लो 25/7 किधर गया, 25/7। ठीक है, ये 60/7 है, यहां पे कितना होगा बेटा 25/7, 60 माइनस 25,
तो बचेगा सर हमारे पास 35/7, 7 5 35, देखो ये भी 5 के बराबर। तो मतलब सर ये चेक करना जरूरी है। मैंने कहा जब भी तुझे ऐसा फील हो क्या मैंने क्वेश्चन सही किया, क्या मैंने क्वेश्चन गलत किया, तो तब तू ये ट्रिक खेल के वेरीफाई भी इस बात को कर सकता है क्या मेरे वैल्यूज सही आ रहे हैं या गलत। उसके बाद एक आसान सा मेथड आता है जिसे बेटा हम एलिमिनेशन मेथड से जानते हैं, या एलिमिनेशन मेथड के नाम से बेटा जानते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना, एक पार्ट को हटाना। तो आपके पास दो इक्वेशंस होते हैं बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 4। लेट दिस एज इक्वेशन 1, लेट दिस एज इक्वेशन 2। यहां तक समझ गया? जब भी दो इक्वेशंस दे रखी हो उन्हें 1 और 2 में कन्वर्ट करना तुझे आना चाहिए। अरे सर ये तो हमें आता है। हमने कहा चलो, अगर ये दो इक्वेशन तुझे दिख रही है, अब तुझे एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। लेकिन सर एक वेरिएबल हटाएंगे तभी तो दूसरे का वैल्यू आएगा। तो तुम्हें किसी एक वेरिएबल को सेम करने की सोचनी है। देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन को यहां 2x यहां 3y है, पहली इक्वेशन को अगर मैं 3y से -3y से मल्टीप्लाई करूं तब भी बात बन जाएगी, यहां 3y सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा स्टेप लूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकंड बाय 1, ठीक है बेटा, एंड सेकंड बाय 1 वी गेट। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 2 5 10। दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। नाउ लेट्स से दूसरा इक्वेशन को तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सर ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं। हमने क्या कहा? लेट्स से दिस इज योर फोर्थ नाउ, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बेटा, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड फोर्थ को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। देखो थर्ड फोर्थ क्या था मेरे पास? मेरे पास था सर 2x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू बेटा 2 5 10। उसके बाद 2x, दूसरी इक्वेशन माइनस ऑफ 3y एंड दैट इज इक्वल टू 4। समझ गए बेटा बात? हमने क्या कहा? सर सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस, ये वाला प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 2x से 2x खत्म हो गए सर। 2y और 3y बेटा मिलके बनाते हैं 5y। सर ये माइनस कहां गया? ये खत्म हो गया, नाउ विल ट्रीट इट एज प्लस। 10 में से 4 तो बेटा हमारे पास कितना बचेगा? 6। तो आपके पास y का वैल्यू आया बेटा 6/5, ठीक है। तो y का वैल्यू हमें मिल चुका है। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, किसी में लगा दो। फर्स्ट में क्या है सर? x प्लस y इक्वल्स टू 5। तो मैंने कहा x, y का वैल्यू सर हमारे पास आया 6/5। यू हैव गॉट द आंसर एज 5। तो 5 इंटू एक्स इज 5x प्लस ऑफ 6, यानी कि एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां पे, डिनोमिनेटर में 5 है, आंसर इज 5। क्या किया सर? 5 इंटू एक्स इज 5x, यहां 1 मान लो, 1 इंटू 6 इज 6। बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1s are 5। 5x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 5 5s are 25। तो आपका 5x बोले तो 25, ये 6 उस तरफ जाने के बाद 25 माइनस 6 इज 19। सो योर x इज 19/5। तो ये बेटा आपका एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर के। समझ गए बात? अगर ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आते हैं, तुम्हें समझ में आते हैं, करने आते हैं, तो इस चैप्टर से तुम आसान तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा निकाल सकते हो। समझ गए बात? समझ गए बात सर? अब देखिए, अब है सिंपल भाषाएं, क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे अब बात होगी। कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर चुके हैं, अब उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में। तो पहला एमसीक्यू मैंने आपको बोला इस कंडीशन पे ही आएगा, एमसीक्यू यहीं से आएगा, इसी कंडीशन पे आएगा। इस कंडीशन को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। पहली बात, आपको कंपेयर करके यह बताना है कि लाइन रिप्रेजेंट कर रही है फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या ये पैरेलल है, क्या कोइंसिडेंट है। मैंने तीनों कंडीशंस बेटा आपको बता दी है। क्या बोला था? अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको याद करना सीख लो, इंटरसेक्ट होगा।
अगर तीनों बराबर, शाबाश, तीनों आपस में बराबर हैं, तो याद रखना, अगर तीनों आपस में बराबर हैं तो ये वाला ग्राफ यानी कि कोइंसिडेंट ग्राफ, ठीक है बेटा। और अगर ऐसा कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका मतलब सर क्या होगा कि हमारे पास पैरेलल ग्राफ आएगा, ठीक है। समझ गए बात। अब यहां पे कंडीशंस को चेक करते हैं। देखिए x का कोफिशिएंट 5, यहां x का कोफिशिएंट सर 7, यहां x का कोफिशिएंट सर माइनस, यहां y का कोफिशिएंट सर 6। क्या ये आपस में बराबर है? देखो 5/7, 4 को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 2 2s are 2 3s are, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, 5/7 इज नॉट इक्वल टू 2/3। समझ गए बात बेटा, -2/3 रादर। तो इसका मतलब ये हुआ, कौन सी कंडीशन मैच हो गई? पहली ही कंडीशन। तो इसका मतलब अपना ग्राफ जो है बेटा वो इंटरसेक्टिंग ग्राफ आने वाला है। इस बात को आप याद रखेंगे। बहुत सिंपल। आगे सर सेम यही कहानी आपको बताना है, इंटरसेक्टिंग है कोइंसिडेंट है। देखो बेटा 2x 2/6, ध्यान रखना x का कोफिशिएंट और दूसरे x का कोफिशिएंट 2/6, -y और -y, तो -1, यहां पे क्या रहेगा -3। ध्यान रखना 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहां पे माइनस से माइनस कैंसल, ये भी 1/3। तो सर एक बात तो क्लियर है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3, पहले दो आपस में बराबर आ रहे हैं। 9/10, क्या ये 9/10 के भी बराबर आएगा? देखो बेटा 9/10 को तुम फर्दर रिड्यूस कर नहीं सकते क्योंकि इनका कोई को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम है दोनों, तो 9/10 को हम ऐसे ही रखेंगे, दे आर नॉट इक्वल। अगर पहली दो कंडीशंस बराबर, लास्ट वाला नॉट इक्वल, तो कौन सा कंडीशन सिखाया था यहां पे, याद करना, पहले दो इक्वल, लास्ट वाला ना बराबर। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो बेटा पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। अरे बात समझ आई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस 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 तुम खेला खेलो बहुत जबरदस्त वाला। 3x, सर पहले x का कोफिशिएंट 3, दूसरे x का कोफिशिएंट सर 2, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 2 और यहां पे -3। जरा देखो क्या हो गया, क्या ये आपस में बराबर होंगे? सर दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो भैया इंटरसेक्टिंग, तीसरा देखना ही नहीं, फिर से बताना है। अब देखिए इसमें क्या था, ओके सॉरी, इसमें क्वेश्चन बदल गया। अब देखिए क्या था, यहां पे दो क्वेश्चन, अब इस पे आपको कुछ भी क्वेश्चन आए तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। समझ गए बात बेटा? अब तुम आराम से आंसर जो है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर निकाल सकते हैं। अब सिंपल तरीके से समझिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करके इनकंसिस्टेंट बताइए या कंसिस्टेंट बताइए। मैंने क्या कहा तुमसे, कंसिस्टेंट का मतलब सर क्या होता है? कंसिस्टेंट याद रखो एक बार फिर से, मतलब सर सॉल्यूशन है। क्या याद रखेंगे? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होगा, याद रखना। इनकंसिस्टेंट बोले तो सर नो सॉल्यूशन वाला, नो कॉमन सॉल्यूशन। याद रखना, ये बात क्लियर है। पहला कंडीशन हमने देखा 3/2, यहां पे देखा 2/-3, तो हमने देखा पहले दो नॉट इक्वल टू है, तो भैया इंटरसेक्टिंग ग्राफ मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट होंगे, और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। सिंपल सी भाषा, अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। समझ गए बात? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेम इसी का दूसरा क्वेश्चन है। अरे सर पहले का 2 फिर 4, हमने लिखा 2/4, -3 और -6, -3 और -6, ठीक है बेटा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, हमने देखा माइनस से माइनस कैंसल, 3 1s are 3 2s are 1/2 इक्वल टू 1/2। अब तीसरा चेक करेंगे भैया, 8/9, तीसरा नॉट इक्वल टू है। कंडीशन ये वाली मैच हो रही है कि पहले दो तो बराबर आ रहे हैं एंड थर्ड पार्ट इज नॉट इक्वल। अरे कंफ्यूज नहीं होना, फिर से सर पैरेलल है, मतलब दो लाइंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन ना होने के कारण इस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम बोलेंगे बेटा इनकंसिस्टेंट। समझ गए बात को? क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। अरे बहुत आसान, बहुत सिंपल और बहुत लॉजिकल। समझ गए बात? एक और ले लेते हैं, इसमें क्या करना है, Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? एक बार फिर से देख लो, एक और क्वेश्चन है।
x यहां पे सर x के साथ तो कुछ है ही नहीं, जहां कुछ नहीं वहां 1 लगा दो। यहां x के साथ सर 3 है तो 1/3, यहां y के साथ तो है -1, यहां y के साथ तो है सर -3, तो यहां सर x के साथ 8 और यहां पे है 16। लेट्स चेक क्या होगा। 1/3 ऑब्वियसली, -1 से 1 कैंसिल, तो सर पहली कंडीशन ये दो तो बराबर आ गए। 8/16 को क्या लिखेंगे बेटा, 1/2, तो क्या ये बराबर ना बराबर, तो सेम पिछली वाली कंडीशन, लाइंस आर पैरेलल, तो इसका मतलब है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। समझ गए बात, पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। समझ गए बात। अब सेम बात बेटा, तुम्हें ये वाला पार्ट मैं होमवर्क देके जा रहा हूं, ठीक है बेटा, होमवर्क देके जा रहा हूं, ताकि तुम इस चीज को अच्छे से समझ के आगे बढ़ पाओ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब यह बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात आती है कि आपके पास इस वाली सिचुएशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब वो क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है ये चैप्टर, अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर जी क्या बोला, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप बेटा सॉल्व करिए। कैसे करेंगे सर, मैंने आपको सिंपल बताया, x + y = 14, टेक इट एज 1, x - of y = 4, टेक इट एज सेकंड इक्वेशन। करना क्या है सर, कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला सिंपल तरीके से कोई एक सिंपल इक्वेशन तुम उठा लो। सर मुझे दूसरी वाली बहुत आसान दिख रही है, छोटी वाली है, ले लो कोई मसला नहीं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यू विल से x - of y = 4। समझ गए बेटा बात, x - y = 4। हम यहां से x को सब्जेक्ट बनाते हैं, -y को उस तरफ ले जाएंगे, तो 4 ऑलरेडी है, -y उस तरफ जाने के बाद 4 + y हो जाएगा, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 प्यारे। समझ गए। आगे बढ़ते हुए, नाउ द सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। किसमें सर, सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में पुट किया। हमने कहा x + y = 14। अब सर x का वैल्यू 4 + y, x का वैल्यू 4 + of y, ठीक है, प्लस में ये y। अरे सर ये तो x की जगह लगा दिया ना, 4 + y, ये जो इतना वैल्यू है ये तो x की जगह लगा दिया, अपना y साथ में = 14। बात समझ आई। देखो 4 + y का वैल्यू 2y होता है, दैट इज = 14। तो आपके पास 2y बोले तो ये 14 - 4 उस तरफ जाएगा तो 10, तो y का वैल्यू बेटा 10/2, आंसर मस्ट बी 5। आगे बढ़ते हुए, नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ या पुट द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में पुट करते हैं y का वैल्यू। x = 4 + y, तो सर x की जगह, अब y तो मिल चुका है, 4 + y की जगह 5, तो x का वैल्यू सर निकल के आया 9। सो यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x, दैट इज वन इज 9, अनदर इज 5। अब चेक करिए, देखिए क्या 9 और 5 मिलके 14 बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। क्या 9 - y क्या 4 देंगे, 14, 9 - 5 is 4। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों इक्वेशंस में जो वैल्यूज निकल के आए हैं, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इस तरह का एक इक्वेशन है डिफरेंट वाला, सर इसमें क्या करेंगे, पहले इक्वेशन का फॉर्मेशन बनाएंगे, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेम ऐसी ही कहानी, कोई नई चीज नहीं। मैंने कहा पहली इक्वेशन तो सर मुझे को बढ़िया दिख रही है, दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सा सेटल डाउन करते हैं, पहली इक्वेशन अपने पास है s - t = 3, कीप इट एज इट इज। दूसरी इक्वेशन है अपने पास, यहां पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 × s 2s प्लस ऑफ 3 × t, दैट इज 3t, डिवाइडेड बाय 6, तो ये 6 यहां पे है। अब इस 6 को मैं उस तरफ मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को 36 के बराबर लिख दूंगा, कीप इट एज इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे बेटा हम फर्स्ट ले लेते हैं। नाउ मैंने कहा जो छोटा इक्वेशन है वहीं से वैल्यू उठाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। s - t is equal to 3, s is equal to 3 + t,
कीप दिस एज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा। नाउ पुटिंग वैल्यू या सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन किसमें सर? आपने तो सेकंड से लिया था, अब थर्ड में पुट करना पड़ेगा। आपने फर्स्ट से लिया था, सेकंड में डालना पड़ेगा। इन सेकंड वी गेट, ठीक है बेटा। सेकंड क्या था अपने पास? 2s प्लस ऑफ 3t इक्वल्स टू 36। समझ गए बात? 2s, s का वैल्यू 3 प्लस टी है, s का वैल्यू 3 प्लस टी है, तो इसका मतलब 2 इंटू s की जगह 3 प्लस ऑफ t, ठीक है बेटा, प्लस ऑफ 3t इज एग्जैक्टली इक्वल टू 36। ये है अपना सेकंड वाला इक्वेशन। तो 2 3 आर बेटा 60 हो जाएगा, 2 3 आर 6 प्लस 2 इंटू टी दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टी प्लस ऑफ 3t, आंसर इज इक्वल टू 36। देखो 2t और 3t बेटा 5t हो गए, ये 6 उस तरफ जाएगा तो 36 माइनस 6 इज 30, तो अपना t का वैल्यू आएगा 30 upon 5, so that is 5 6s are 30, you got t as 6। ठीक है बेटा, t का वैल्यू निकला। Now use or putting t in थर्ड। थर्ड क्या थी सर हमारे पास? s is equal to 3 plus t, s is equal to 3 plus t, तो s का वैल्यू आएगा 3 plus t, t मीन्स सर 6, तो s हमारे पास बराबर आया बेटा 9 के। एक इक्वेशन में चेक कर लेते हैं, 9 माइनस टी का वैल्यू कितना निकला बेटा? 6। 9 माइनस 6 क्या 3 है, तो ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई करेगी दोनों को। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? अब इसमें एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है ये वाला, इस केस में कैसे करना। देखो यहां पे बेसिकली आपको अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली आपको बेवकूफ बनाएगा इस क्वेश्चन के लिए। देखो कैसे, मैंने कहा सर पहला इक्वेशन जो है वो है 3x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू 3, इसे मैंने पहला मान लिया, मान गए सर। दूसरा मैंने कहा पहले इक्वेशन को तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, जरा देखो 3 3 आर 9x माइनस ऑफ 3 इंटू वाई 3y, ठीक है बेटा। आपके पास किसके बराबर था? इक्वल टू 3, तो 3 3 आर 9। जरा चेक करो आपका सेकंड इक्वेशन यही है। मैंने कहा यहां तुम्हें दो इक्वेशन नहीं दे रखे, यहां एक ही इक्वेशन है, बट उसमें सेकंड इक्वेशन की जगह 3 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और जब तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन से वैल्यू निकाल के उसी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास तो सारे वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे। मतलब सर ये जो मल्टी वेरिएबल या मान के चलो हम इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस देखते हैं, ये तो ऐसा ही होगा कि इक्वेशन ये दोनों सेम इक्वेशंस है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तभी रीजन ये हो रहा है कि हमारे पास अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूशन खेलूंगा x और x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। लेट्स से ट्राई करते हैं। हमने कहा सर पहली इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ही ले लेते हैं, छोटी वाली। 3x इज इक्वल टू माइनस वाई उस तरफ जाएगा, यू विल गेट 3 प्लस वाई, ठीक है बेटा। माइनस वाई उस तरफ गया सर, x बोले तो मैंने कहा x का वैल्यू आपके पास आएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3, तो ये आपने इक्वेशन नंबर 3 मान ली, ठीक है बेटा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। सेकंड क्या है सर? 9x, ठीक है, माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 9, ये है सेकंड इक्वेशन। मैंने कहा x का वैल्यू 3 प्लस वाई बाई 3, आपने कहा 9, x की जगह 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये मैंने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 9, क्या करेंगे सर? 3 3 आर 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखो ये 3 से 3 कैंसिल, अब यहां 3 बचा, 3 3 आर 9 प्लस 3 इंटू वाई दैट इज 3y माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 9। सर प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 9। सर ऐसा क्यों हो गया? हमारे पास x और y के वेरिएबल कैंसिल क्यों हो गए? मैंने कहा ये एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन से तुझसे वैल्यू निकलवाया जा रहा है और उसी इक्वेशन में पुट करने को बोला जा रहा है। अब किसी सेम इक्वेशन से तुम वैल्यू उठाओगे, सेम ही इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके तो वेरिएबल कैंसिल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप बात? तो इस वाले सिचुएशन में आप सीधा लिखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस दोनों सिस्टम्स का, जो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो दूसरे के लिए भी चलेगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस,
तो यहां से इसका एक्स और वाई का वैल्यू आप नहीं लिखेंगे। समझ गए बात? अब ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे सर, ये वाला पॉइंट का अगर आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। इसमें बस मैं फॉर्मेशन दिखा देता हूं। 0.2x को अगर मैं चेंज करूं तो बेटा डेसिमल में 2x/10 लिखा जा सकता है। 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3y/10। ये ऐसे डेसिमल 0.3 डिवाइडेड बाय, इसको 3/10 लिखा जा सकता है। दैट इज द रीजन। इज इक्वल टू बेटा 13/10। तो यहां से 10 दोनों तरफ से कॉमन है, तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 13। सो यू विल कीप दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी तरफ में क्या हो जाएगा, दैट इज 4x/10 प्लस ऑफ 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। समझ गए बेटा बात? तो सेम वही कहानी, 10 दोनों तरफ से कैंसिल, यहां पे भी एलसीएम अगर चाहे तो 10, डिनोमिनेटर सेम है, तो यू कैन गो विद 4x प्लस ऑफ 5y इक्वल्स टू 23। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये दो इक्वेशन है। अब यहां से आगे तो तुम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ये वाला पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल से कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब तुम इजीली इस तरीके से क्वेश्चंस बेटा सालो जो है वो कर सकते हैं। समझ गए आप बात? समझ गए आप बात? अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अगर ये क्वेश्चन जब से आपके पेपर पैटर्न चेंज हुए हैं, पूछा नहीं गया है, बहुत साल हो गए इस क्वेश्चन को। आपके पास दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है बेटा 2x माइनस ऑफ 4y इक्वल टू -24। अब मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, सेम ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, you will similarly get the value of y with the help of that। अब जब तुम्हारे पास x और y के वैल्यूज बेटा निकल के आ जाएंगे, एट द एंड तुम्हें y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ 3 जो है सॉल्व करना है। जब तुम दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x और y निकाल चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ एक m, आपके पास एक अननोन वेरिएबल है। तो इसमें अप्रोच आपका इस तरह से रहेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब आती है बात वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है सर। सर वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करें? हमने कहा सर वर्ड प्रॉब्लम में वहां मेंशन तो नहीं होगा कि एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, ठीक है बेटा। तो तब क्या करेंगे, मैंने कहा जिस तरीके से तुझे आंसर मिल रहा है वो तरीका तेरे लिए आसान है। अगर तेरे क्वेश्चन में मेंशन करके है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन या वर्ड प्रॉब्लम विद एलिमिनेशन मेथड, तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर सर बोला गया है सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना है। यह बात तो ये याद, जहां पे कुछ नहीं बोला, जहां पे बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो देन यू आर फ्री। आपके पास कोई भी मेथड आपको अच्छे से आता है, आप आसान तरीके से सॉल्व जो है बेटा कर सकते हैं। समझ गए बात? चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 2। दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस बेटा 26 है। तो यहां पे ऑब्वियस बात है सर, एक बड़ा होगा फिर तभी तो डिफरेंस आया। लेट x बी द लार्जर नंबर, ठीक है, या लेट लार्जर नंबर बी x, ठीक है। लेट लार्जर नंबर बी x, जो बड़ा नंबर है बेटा उसे मैंने x मान लिया, एंड द स्मॉलर वन बी y, एंड द स्मॉलर बी y, ठीक है। जो छोटा वाला है उसे मैंने y रख लिया। तो पहली बात तो यह है कि सर दो के बीच का डिफरेंस कितना है वो दे रखा है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला सिचुएशन है x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 26। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर इतना बड़ा है कि दूसरे को अगर तुम 3 बार गुना करो तो तब बेटा वो नंबर बराबर है। अब मैंने बड़ा किसे माना, मैंने कहा x बड़ा है, तो बड़ा ही नंबर छोटे नंबर के 3 बार के बराबर होगा। कीप इट एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। नाउ अगेन सेकंड इक्वेशन तो बनी हुई है, आप सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, ठीक है बेटा। फर्स्ट में लगाते हैं, x का वैल्यू कितना है सर 3y। देखो x की जगह आपके पास इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू 26, तो x की जगह क्या लगाएंगे सर, x की जगह हम लगा रहे हैं 3y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 26। 3y में से एक y तो बचा, 2y बराबर 26। तो सर अपना y निकलेगा 26/2, दैट इज 13। तो अपने y का वैल्यू कितना आएगा, 13 आएगा सर।
तो y छोटा नंबर मुझे पता चल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट क्या था हमारे पास सर, x माइनस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 26। तो x माइनस वाई कितना आया सर, 13 इज इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू 26 प्लस ऑफ 13। तो x बोले तो सर बराबर 39 के, यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है बेटा, लार्जर नंबर जो है दैट इज बेटा 39, ठीक है, एंड द स्मॉलर वन दैट इज 13। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। 13 एंड 13 का डिफरेंस होता है 26, और इसमें से जो 39 है इट इज 3 टाइम्स ऑफ 13। तो इस बात को आपको आई होप की बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरी जान। अब सेम यही कहानी, बहुत आसान सी भाषाएं पूछी जाती हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बेटा, मैंने कहा लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, ठीक है, यहां पे भी सेम लार्जर एंगल बी एक्स, क्या रख लिया बेटा मैंने, एक्स रख लिया। और ऑब्वियसली सर स्मॉलर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। हमसे पूछा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, जो छोटी से बड़ी है, और ये कितनी बड़ी है, दैट इज 18। मतलब सर ये मोटा मोटा ये नहीं बोल रहा हमें कि इन दो का सर डिफरेंस जो है x माइनस वाई का डिफरेंस जो है दैट इज 18। अरे अगर एक एंगल दूसरे से 18 बड़ी है तो मतलब दोनों आपस में कितना डिफरेंशिएट करेंगे, कितना डिफर करेंगे सर, बाय 18। तो मैंने कहा अगर x y से 18 बड़ा है तो जब तुम x से y निकालोगे तो आंसर 18 ही आएगा। अरे यार क्या आसान चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सर अगर हमारे पास यहां कॉन्सेप्ट दिया गया है सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखो याद रखना सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं पेयर जिनका बेटा सम हो एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 2 का सम हो 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 180 हो, सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। और अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम आपके पास बेटा 90 के बराबर आ जाए तो उन्हें हम बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है, समझ गए बात। नाउ वी हैव बीन गिवन बाय दिस स्टेटमेंट एज वेल कि भैया अगर सप्लीमेंट्री एंगल से तो दो का सम भैया 180 होगा, ये बात भी आप मान के चल लीजिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट सेम, अब क्या करना है सर, सब्स्टिट्यूशन यार, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 18 प्लस ऑफ y, क्या किया माइनस y को उधर ले गए तो ये माइनस y उस तरफ जाने के बाद प्लस, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 3। अगेन सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, substitute x in what, that is second, substituting x in second क्या है सर, x plus y equals to 80, x plus y equals to 180। सर x का वैल्यू 18 plus y है मेरी जान, 18 plus of y is equal to 180। आगे सॉल्व करते हैं तो 18 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, y plus y बेटा 2y हो गया, 18 इधर आएगा तो आंसर हो जाएगा 180 माइनस 18 दैट इज 162। आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू 162 बाई 2, 2 8s आर एंड 2 1s आर। तो सर छोटा वाला एंगल जो है वो निकला 81 के बराबर, ठीक है, छोटा वाला एंगल। अब मैं यहां से इधर गया हूं, ध्यान रखना, तो मैंने क्या कहा कि सर अगर आपके पास x माइनस वाई का वैल्यू है 18, अब तुम्हें y पता चल चुका है, x माइनस ऑफ 81 इज इक्वल टू 18, तो इसको उधर ले जाइए तो 81 18 प्लस ऑफ 81 हो जाएगा, तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा 99। तो मतलब ये है लार्जेस्ट सप्लीमेंट्री एंगल दैट इज 99 एंड द स्मॉलेस्ट वन इज 81। इस तरह के बहुत सारे आपसे बातें जो है बेटा पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये आसान तरीके से आनी चाहिए। समझ गए बात, समझ गए बात, समझ गए बात, समझ गए बात। अब सेम इस तरह का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक फ्रैक्शन है हमारे पास दैट इज x बाय वाई, एक फ्रैक्शन है हमारे पास x बाय वाई, अ फ्रैक्शन 9 बाय 11, ठीक है, अ फ्रैक्शन लेट्स से फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में आप अलग तरीके से लेट द न्यूमरेटर बी x डिनोमिनेटर बी y, तो मैंने क्या कह दिया, लेट
फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, बस सीधा ले लो ऐसे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाय वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। x को अगर +2 करते हैं, डिनोमिनेटर को y को भी +2 करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, दैट इज इक्वल टू 9 by 11। ये पहली कंडीशन है, ठीक है बेटा। अब यहां इस कंडीशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा, इक्वल टू के कंडीशन में, तो 9 इंटू वाई प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 11x प्लस ऑफ 22 इज इक्वल टू 9y प्लस ऑफ 18, ठीक है। 11x माइनस ऑफ 9y इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ 22। ये जब इधर जाएगा तो -22। 11x माइनस ऑफ 9y माइनस ऑफ 9y, यू विल गेट 18 माइनस 22 दैट इज 4। तो यहां से बनेगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सर दूसरी कहानी क्या है क्वेश्चन में, अब पूछा जा रहा है एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5 by x। फ्रैक्शन क्या थी, x by y। तो मैंने क्या कहा, अगर दोनों को बेटा 3 ऐड किया जाए तो x प्लस 3, ठीक है, डिवाइड बाय y प्लस 3, ऐसा। तो फ्रैक्शन कितना बन गई, 5 by 6। अरे बस स्टेप वाइज आप याद रखेंगे, स्टेप वाइज इट बिकम्स 5 by 6। क्या हो जाती है, हमसे पहला कंडीशन फ्रैक्शन 9 by 11 होगी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को बेटा 2 ऐड किया जाए, और अगर इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x by y फ्रैक्शन थी, 3 ऐड किया तो ये बन गई 5 by 6। तो मैंने क्या कहा, सेम यहां पे भी तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3, और यहां पे सर 5 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 3। समझ गए बेटा बात को, ठीक है। यहां पे आपके पास आंसर हो जाएगा 6x प्लस 6 3s are 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3s are 15। करना क्या है सर, कुछ भी नहीं, मैंने कहा 6x को इधर ही रख ले, 5y को इधर लेके आ जा, माइनस ऑफ 5y, 15 इधर रहेगा तो माइनस 18 उधर लेके चले जाओ, तो आंसर होगा 6x माइनस ऑफ 5y इक्वल्स टू -3। कीप दिस एज योर इक्वेशन नंबर 2। ये बात क्लियर हो गई। अगर यहां तक तुम पहुंच चुके हो, अब यहीं से तुम्हें इन दो इक्वेशंस के लिए भी बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है और इन दो का सॉल्यूशन जो है बेटा निकालना है। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है जनरली बेटा मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में जरूर ट्राई करिएगा। समझ गए बात को, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब जितनी मैंने तुम्हें एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से दिखा दी बेटा, मेक श्योर दैट कि आप सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेके इन सारे क्वेश्चंस को आप बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई भी बात आपको पता है 1 से 1.5 घंटा अगर हम वन शॉट बनाते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व एंड कवर एवरीथिंग, नहीं तो ये 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको इस चीज का अंदाजा होगा मैं क्वेश्चन कहां तक, बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब ये क्वेश्चन आधा मैंने छोड़ दिया है, आधे से आगे लास्ट वाला पार्ट तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। जो सब्स्टिट्यूशन अभी तक हम कर चुके हैं 5-8 क्वेश्चन उस पर कर चुके, सेम प्रोसेस फॉलो करके चलते हुए करना है। अब बात आई सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करने की। इस पे एक एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेट्स से द अनदर वन, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ठीक है बेटा। दूसरा 2x माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू 2 बेटा, ध्यान रखना, कीप दिस एज 1, कीप दिस एज सेकंड बेटा, ठीक है। अब सर एक बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, अगर ये दो इक्वेशंस हो गई तो सबसे पहला टारगेट टर्मिनल सेम करना है। तो सर 3 और 2 को मैं कैसे सेम कर सकता हूं, आप ध्यान रखिए, अगर 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो सेम वही कहानी, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 3, ठीक है बेटा, यही स्टेप करना है। पहली को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सर देखिए 2 3s are 6x प्लस 2 4s are बेटा 8y प्लस 2 10s are 20, कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पहली इक्वेशन को 2 से, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2s are बेटा 6x माइनस ऑफ 3 2s are 6y,
ठीक है बेटा, एंड 3 2s आर 6 इक्वल्स टू योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब दोनों में सब्ट्रैक्शन यूज करेंगे तो ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, 6x में से 6x आपका गया बेटा, तो 8 और 6 मेरी जान 14y हो जाएंगे। आपके पास 20 माइनस 6 14 बचेगा, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14। आपका आंसर क्या आया? y इज 1। अब सेम एक पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू y इन फर्स्ट, y को पहले में सब्स्टिट्यूट कर दो। पहला इक्वेशन क्या था सर? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, तो 3 इंटू x एज इट इज, कोई चेंज नहीं, प्लस 4 इंटू y की जगह सर 1 कर देंगे तो आंसर 10। तो 3x बोले तो ये 4 1 सर 4, उस तरफ जाने के बाद 10 माइनस 4 इज 6, तो x बोले तो सर 6 अपॉन 3, 3 2s आर 6 हो जाएगा। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। y का वैल्यू यहां से मिल गया, x का वैल्यू यहां से मिल गया। दिस इज द वेरी इजिएस्ट वे। अगर मैं आपसे यही कहूंगा, ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड के जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत आसान, बहुत सिंपल, क्विकली से रिवाइज करते हैं, क्विकली से फास्ट तरीके से करते हैं, ताकि आप सब लोगों को आइडिया मिल जाए। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो इसका मतलब सर लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y, लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x बाय y। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला, एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर, और यहां डिनोमिनेटर में देखिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से एक सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है बेटा, किसके बराबर? ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसको सोल्व भी कर लेते हैं, अगर यहां डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं, x प्लस 1 1 सर x प्लस 1। ठीक है, और अगर तू यहां तक पहुंच चुका है, तुझे लगता है मैं किसी तरीके से बोर हो रहा हूं, तो बेटा एक बात याद रख, ठीक है, बहुत सपने लेके तू बैठा है और उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, x प्लस 1 1 सर 1, तो यहां पे हो जाएगा बेटा y माइनस ऑफ 1, इस तरफ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां -1 और ये -1 उधर जाने के बाद भी -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। कीप दिस एज इक्वेशन 1। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, x बाय y। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर को हम क्या ऐड करें, ये 1/2 बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ अगर हम ओनली ऐड करते हैं 1 टू द डिनोमिनेटर, दैट इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब सर क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बोले तो बराबर है y प्लस ऑफ 1, सो 2x माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए बात? x माइनस वाई माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। अब सर क्या करेंगे? हमने कहा इन दो इक्वेशंस को ले लो। ठीक है बेटा, इक्वेशन है एक x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दूसरा इक्वेशन अपने पास है 2x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ध्यान रखिएगा, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। नो आई विल राइट एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्या किया मैंने? ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो आप ध्यान रखिएगा, यहां पे या तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, आपके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस, एडिंग की जगह सब्ट्रैक्टिंग लगा दो। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, सर x माइनस ऑफ 2x, तो मैंने कहा ये बचा माइनस ऑफ x, -2x से तुम x निकाल रहे हो, प्लस माइनस y तो बेटा खत्म। आपके पास यहां पे ये ऑलरेडी आपके पास +1 था, अब जाके -1 हो चुका है, तो -2 - 1 इज माइनस ऑफ 3, तो माइनस से माइनस कैंसल, यू गॉट x इक्वल्स टू 3। समझ गए बेटा? x निकला सर 3 के बराबर। नाउ सब्स्टिट्यूट x इन फर्स्ट, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट लिख दिया है मैंने, तो फर्स्ट है हमारे पास बेटा x माइनस वाई, x माइनस ऑफ y इक्वल्स टू -2। अब मेरे पास क्या निकला? x तो है सर 3 के बराबर, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो -3 को भी उधर ले जाओ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस ऑफ 3, तो माइनस वाई बोले तो सर -5 के बराबर, ये खत्म हुआ, तो y का वैल्यू निकला सर 5। तो इसका मतलब है हमारा जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो फ्रैक्शन होगा x अपॉन y बराबर, x का वैल्यू सर 3 के बराबर और y का वैल्यू कितना निकला? दैट इज 3/5।
बात समझ आ गई हो, बात समझ आ गई हो, बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। 5 years ago age of Nuri was thrice as old as Sonu, thrice old as Sonu। बहुत सिंपल कहानी है। एज ऑफ नूरी बताई गई है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। दो सिचुएशन है। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स, लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स, नूरी की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, लेट प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड was thrice old as सोनू, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की जो है वो हमने बेटा रख ली y के बराबर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट 5 years ago, केस फर्स्ट में आप क्या काम करेंगे? केस फर्स्ट क्या है हमारे पास? 5 years ago, 5 years ago नूरीज एज क्या होगी जरा बताओ। अगर बेटा आज नूरी की एज है x years, 5 साल पहले उसकी एज क्या होती? तो आप करेंगे सर नूरीज एज क्या होगी? x माइनस ऑफ 5, ठीक है। और बताओ मुझे सोनू की एज 5 साल पहले क्या होगी? शाबाश सर, सोनू की एज होगी y माइनस 5। मुझसे पूछा गया 5 years ago नूरी वाज, कौन? नूरी, 5 साल पहले नूरी का एज ये था। नूरी वाज हाउ मच? was thrice old as सोनू, जितना सोनू ओल्ड है उसके 3 टाइम्स ओल्ड थी। तो यहां से एक इक्वेशन बन गया सर हमारे पास, x माइनस वाई बोले तो 3y माइनस ऑफ 15, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3y माइनस ऑफ 15, तो ये माइनस 5 उधर जाने के बाद प्लस 5 हो जाएगा। सो यू विल गेट x माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ठीक है बेटा। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई आपके पास, x माइनस ऑफ 3y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। ये अपने पास एक इक्वेशन बन के आ रही है फिलहाल। दूसरी सिचुएशन क्या है सर? दूसरी सिचुएशन है 10 इयर्स लेटर। जरा केस सेकंड में देखो, 10 इयर्स लेटर की कहानी जब तुम चलाओगे, 10 इयर्स लेटर नूरी की एज क्या होगी जरा बताओ। नूरीज एज मस्ट बी, नूरी अगर आज x है, 10 साल बाद x प्लस 10 होगी, ठीक है बेटा, 10 साल बाद x प्लस 10 एज होगा नूरी का। और मुझे बताया जा रहा है, और सोनू का एज भी सर सोनू का भी एज तो ऐसा ही कुछ होगा। मैंने कहा सोनू का एज हो जाएगा y प्लस 10, 10 साल बाद की बात की जा रही है, ठीक है। और सर क्वेश्चन में बोला गया कि 10 इयर्स लेटर नूरी की जो एज है दैट इज x प्लस 10 इज ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद सोनू कितना बड़ा? दैट इज y प्लस 10, बात खत्म। तो सर x प्लस 10 बोले तो 2y प्लस 20, तो x माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 20 माइनस ऑफ 10, यू गॉट द वैल्यू एज दिस, ठीक है बेटा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई है, ठीक है बेटा, ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई है। नाउ बेटा subtracting first and second, subtracting first and second। फर्स्ट क्या थी हमारे पास? देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बना है? x माइनस 2y इक्वल टू 10, ठीक है बेटा, x माइनस ऑफ 2y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशंस हैं, ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। x से x अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, x माइनस एक्स खत्म, ये वाला तो सर प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। अब देखिए यहां पे आपको ध्यान रखना है, आपके पास ये प्लस क्वांटिटी है, ये माइनस है, तो आपके पास कंडीशन क्या हो गई? माइनस 3y में से 2y, तो सर एक ही y बचेगा, माइनस y इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस ऑफ 10 और माइनस ऑफ 10 कितना है? माइनस ऑफ 20, माइनस से माइनस कैंसिल, यू गॉट y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है सर सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो y से डिनोट की थी। सोनूज एज इज 20 ईयर्स। कितनी है बेटा? सोनूज एज इज 20 ईयर्स। बात समझ गए? अब सर नूरी की एज निकालिए, तो नूरीज एज मस्ट बी इक्वल टू, कितनी है सर नूरी की एज? उसके लिए किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ नूरीज एज, पुटिंग वैल्यू ऑफ yn, किसमें? पहली या दूसरी, किसी में भी लगा दो। फर्स्ट इक्वेशन एन फर्स्ट, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x
एक्स नूरी की एज है, माइनस ऑफ 3 इंटू वाई, वाई कितना निकला बेटा, माइनस ऑफ 20, ठीक है, तो हमारे पास 20 सॉरी माइनस ऑफ 10, तो देखियो माइनस 3 इंटू 20 कितना हो गया, माइनस ऑफ 60 सर, एक्स माइनस ऑफ 60 इक्वल टू माइनस ऑफ 10, उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस 60 उस तरफ जाने के बाद प्लस 60 हो जाएगा और आपके पास x का वैल्यू कितना आएगा सर 50, तो मतलब नूरीज एज इज 50 ईयर्स, समझ गए बेटा बात। नूरी की एज 50 साल है और सोनू की एज जो है वो आपके पास एग्जैक्टली कितनी है, वो आपके पास है 20 ईयर्स, ठीक है बेटा, समझ गए बात को, समझ गए बात को। एक क्वेश्चन इस पार्ट में भी बेटा मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं, तो आई बिलीव कि जितने भी क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क या कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स मैंने आपको होमवर्क दे रखे हैं, यू विल मेक श्योर दैट कि आप एग्जाम में अपियर होने से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर रिवाइज करके जाते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि आपको इसी वन शॉट के अंदर से क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होगा आपके एग्जाम में। एज टिल अब तक ध्यान रखिए, और इससे पहले कि आज का सेशन हम खत्म करें, मैं आपसे एक एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपडेट रहने के लिए, किसी भी प्रकार का जो अपडेट आता है उसके लिए आप जेके बॉस वाला जो हमारी चैनल है इसके टेलीग्राम जो है और व्हाट्सएप के दोनों चैनल्स के अंदर आप प्लीज आ जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आपके स्टडीज के रिगार्डिंग हर एक तरह का अपडेट जो है बेटा हम यहां शेयर करते हैं, तो प्रॉपरली अपडेट रहने के लिए प्लीज इन्हें ज्वाइन करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, टिल देन टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, बहुत मजा आता आप सब लोगों से मिलके। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, चैप्टर का नाम रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।